हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल आपके किसी न किसी एग्जाम में बिहार के पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और री एग्जाम वाला जो पेपर हुआ था उसका भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा। देखिए, आपके एग्जाम में बीपीएससी प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल आपके टीचर के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग बीपीएससी के प्रीलिम्स के जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी प्रीलिम्स में, उन सभी क्वेश्चनों को भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की ही तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? बताइए, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? बताइए, वोल्ट मीटर से मापा जाता है, एमीटर से, वोल्टामीटर से या फिर पोटेशियोमीटर से? उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, विद्युत धारा जो है यह किस उपकरण से मापा जाता है? तो देखिए, विद्युत धारा जो है एमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि वोल्ट मीटर जो है किसको मापता है, तो वोल्ट मीटर जो है विद्युत धारा के विभव को मापने के लिए काम में आता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। देखिए, पोटेशियोमीटर जो होता है यह लघु प्रतिरोध के मापन में काम आता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशीय उपकरण है। बताइए, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशीय उपकरण कौन सा है? बताइए, माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रोस्कोप है, स्पेक्ट्रोस्कोप है या फिर स्टेथोस्कोप है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो देखिए, इसे माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा कि इलेक्ट्रोस्कोप जो है किसके काम में आता है, तो ये विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने का उपकरण है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इलेक्ट्रोस्कोप जो है विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने का उपकरण है। इसे भी आपको याद रखना है। देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोप जो होता है ये विद्युत चुंबकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम बताने वाला उपकरण है। विद्युत चुंबकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम बताने वाला उपकरण जो है स्पेक्ट्रोस्कोप है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे दिया है एक स्टेथोस्कोप। जो स्टेथोस्कोप जो होता है ये हृदय तथा फेफड़े की आवाज सुनने का उपकरण है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। एक होता है स्ट्रोस्कोप होता है जो आवृत्ति की गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल पता करता है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हें आप लोग अच्छे से रिवीजन करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? बताइए, गति, बल, आघूर्ण, वेग, विस्थापन, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से बताना है कौन सी राशि जो है सदिश राशि नहीं है। तो देखिए, सदिश राशि जो है ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट गति जो है नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है गति जो होता है अदिश राशि होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अदिश राशि में आता है गति आता है, आयतन आता है, सामर्थ्य आता है, दाब आता है, द्रव्यमान आता है, घनत्व आता है, तापमान आता है। जिसमें दिशा नहीं दिया होता है वो क्या होता है? वो जो होता है अदिश राशि होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर सदिश राशि के उदाहरण पूछेगा तो वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, बल, आघूर्ण, चाल, प्रवणता, ताप प्रवणता, रेखीय संवेग इत्यादि जो होते हैं ये सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? बताइए, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? बताइए, सल्फर का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप लोगों के एग्जाम में पूछता है कि ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपर रूप है या नहीं है। तो देखिए, ग्रेफाइट जो होता है एक कार्बन का अपर रूप होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व बताइए शून्य हो जाता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है या फिर स्थिर हो जाता है? तो बताइए, जब पानी जम जाता है तो उसके घनत्व में क्या परिवर्तन आता है? तो देखिए, उसका घनत्व जो होता है कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व जो है कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा जल का अधिकतम घनत्व जो है कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पानी का घनत्व जो है अधिकतम घनत्व कितना होता है। जल का अधिकतम घनत्व पूछेगा कितने पे होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है HOOCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है। बताइए HOOCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है। बताइए कार्बोनिक अम्ल कहा जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है, एसिटिलिक अम्ल कहा जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसे ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मानव तंत्र में पाचन एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है। बताइए मानव तंत्र में पाचन एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है। बताइए आग्नाशय के द्वारा नहीं निर्मित होता है, पेट के द्वारा, लीवर के द्वारा या फिर लार ग्रंथि के द्वारा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मानव तंत्र में पाचन एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है। बताइए मानव तंत्र में पाचन एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होता है। तो देखिए लीवर के द्वारा जो है पाचन एंजाइम जो है ये निर्मित नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि पित्त रस का स्रावण जो है कहाँ से होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि यकृत से होता है। पित्त रस का स्रावण पूछेगा कहाँ से होता है तो यकृत से होता है। अगर पूछेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो लीवर है, जो कि 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। बताइए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार बताइए कौन सा है। बताइए प्लेटलेट्स है, लिम्फोसाइट है, आरबीसी है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सी है। तो देखिए लिम्फोसाइट है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका जो है लिम्फोसाइट है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइए आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइए बाइल जूस, पैनक्रियास जूस होता है, सलाइवा या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पैनक्रियास जूस या फिर सलाइवा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर म्यूकस होता है। तो बताइए आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए बाइल जूस, पैनक्रियास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बैरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में होता है। बताइए बैरोमीटर का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है। बताइए हवा की दिशा को मापता है, तापमान को मापता है, वर्षा या फिर बारिश का पानी को मापता है या फिर वायुमंडलीय दाब को मापता है। तो बताइए बैरोमीटर का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है। तो देखिए बैरोमीटर जो होता है ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। ऑप्शन नंबर देखिए बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दाब को मापता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर जो होता है ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा आप लोगों से कि हवा की दिशा को कौन मापता है तो हवा की दिशा और गति को मापने का यंत्र जो है एनीमोमीटर है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और तापमान को मापने का यंत्र जो होता है ये थर्मामीटर होता है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। देखिए बारिश का पानी जो है इसका मापन जो है कौन करता है तो इसे रेन गेज के द्वारा मापा जाता है, जिसे वर्षा मापी भी कहते हैं। और इसका एक नाम और है जो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूडोमीटर जो है किसको मापता है। यूडोमीटर की बात किया जाए, रेन गेज की बात किया जाए, वर्षा मापी का बात किया जाए, ये तीनों उपकरण जो है एक ही है और यह वर्षा की पानी को मापता है। तो यूडोमीटर जो है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यूडोमीटर की जब भी बात आएगा तो वर्षा का पानी मापता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बताइए वोल्ट मीटर विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा, पोटेशियम मीटर विद्युत वाहक बल्ब, उसके बाद देखिए गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिए वोल्ट मीटर जो होता है ये विभवांतर को मापता है, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए एमीटर जो होता है ये विद्युत धारा को मापता है, ये भी सही है। और पोटेशियोमीटर जो होता है ये विद्युत वाहक बल्ब को मापता है, ये भी बात सही है। और गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत प्रतिरोध को मापता है, गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत प्रतिरोध को मापता है, तो ये बात गलत है। विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र जो है एमीटर है, तो इसका ऑप्शन ए, बी और सी करेक्ट हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगर पूछेगा कि विद्युत प्रतिरोध को कौन मापता है, तो विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र जो है ओम मीटर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने है। यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है। हम आपको बताए हैं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो देखिए यहाँ पे पूछ लिया गया है कि बताइए यूडोमीटर जो है का उपयोग किया जाता है। बताइए हवा में धूल के कणों को मापने हेतु किया जाता है, मोटर वाहन की रफ्तार ज्ञात करने में किया जाता है, या फिर बरसात की मात्रा नापने हेतु, या फिर मनुष्य में नाड़ी स्पंद ज्ञात करने हेतु। तो बताइए यूडोमीटर का उपयोग जो है ये कहाँ किया जाता है। तो देखिए यूडोमीटर जो होता है हम आपको बताए हैं कि ये बरसात की मात्रा मापता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूडोमीटर जो होता है ये बरसात की मात्रा नापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है। बताइए कीटाणुनाशक गैमेक्सिन जो है निम्न में से किस पर आधारित होता है। बताइए डीडीटी पर आधारित होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड पर आधारित होता है, या फिर हेक्साक्लोरोबेंजीन पर आधारित होता है, या फिर क्लोरल पे आधारित होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए कीटाणुनाशक गैमेक्सिन जो होता है यह किस पर आधारित होता है, ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, तो C6H6Cl6 होता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है। तो बताइए आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प कौन सा है। बताइए साइक्लोडेक्स्ट्रिन है, या फिर एस्पार्टम है, या फिर साइकेरिन है, या फिर फ्रैक्टोज है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प कौन सा है। तो एस्पार्टम जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्पार्टम जो है यह जो है शक्कर के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सुक्रोज से 100 गुना मिठास उत्पन्न करता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि यह सुक्रोज से जो है 100 गुना अधिक मिठास उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है। बताइए जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है। बताइए कोलाइड बनाने से रोकने में, कोलाइडों को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनाने से रोकने में, मिश्रण को अस्थायी करने में, सुगंधित करने में, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जिलेटिन का उपयोग जो है आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है, देखिए ये कोलाइडों को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनाने से रोकने में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मलेरिया की दवा जो है कुनैन निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है। बताइए मलेरिया की दवा जो है कुनैन निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है। बताइए नीलगिरी के पौधे से प्राप्त की जाती है, धतूरा के पौधे से प्राप्त की जाती है, सिनकोना के पौधे से प्राप्त की जाती है, या फिर मीन प्लांट से प्राप्त की जाती है। तो देखिए मलेरिया की दवा जो है कुनैन से प्राप्त की जाती है, और कुनैन जो होता है ये सिनकोना के पौधे से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है एस्प्रिन कहाँ से मिलती है। बताइए एस्प्रिन जो है ये कहाँ से मिलती है। बताइए पेट्रोलियम से प्राप्त की जाती है, पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, एक पेड़ से प्राप्त की जाती है, या फिर एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त की जाती है। तो बताइए एस्प्रिन जो होता है ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए एस्प्रिन जो होता है ये एक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए एस्प्रिन जो होता है ये वीलो पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। कौन से पेड़ से? वीलो पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है। और एस्प्रिन एक दर्द निवारक औषधि है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। एस्प्रिन जो है एक दर्द निवारक औषधि है और इसे वीलो पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। बताइए सबसे लंबा जीवित वृक्ष है
बताइए यूकेलिप्टस है, सिकोया है, देवदार है या फिर पराग है। तो देखिए सबसे लंबा जीवित वृक्ष की बात किया जाए तो ये सिकोगा है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसार का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकोया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा पर्यावरण की दृष्टि से सबसे आतंकवादी वृक्ष किसे कहा जाता है तो यूकेलिप्टस को कहा जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछेगा कि पर्यावरण की दृष्टि से सबसे आतंकवादी वृक्ष कौन सा है तो यूकेलिप्टस है, क्योंकि यह ज्यादा पानी अवशोषित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। बताइए प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो है कैसी होती है? तरंग के समान होता है, कण के समान होता है, तरंग एवं कण दोनों के समान होता है या फिर तरंग एवं कण किसी के समान नहीं होता है। तो बताइए प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो है यह किसके समान होती है? तो देखिए प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो होता है ये तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है आप लोगों को साइंस का क्लास चल रहा है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है क्लास आप लोगों का हो चुका है। अभी तक बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं अगर वहाँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका टोटल जो है आप लोग का प्लेलिस्ट बना है, जाकर के वहाँ देख लीजिएगा। उसके बाद ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हैं। इसे साइंस कंप्लीट होने के बाद ज्योग्राफी को करा देंगे, लेकिन ज्योग्राफी मैक्सिमम क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट बना है, जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, समुद्र नीला प्रतीत होता है। बताइए समुद्र जो है नीला प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? बताइए अधिक गहराई के कारण होता है, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा होता है, जल के नीले रंग के कारण होता है, जल की ऊपरी सतह के कारण होता है। तो बताइए समुद्र जो है यह देखने पे नीला प्रतीत होता है, इसका रीजन क्या है? तो देखिए आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट से प्रकाश किस पर निर्भर रहता है? बताइए ट्यूबलाइट से प्रकाश किस पर निर्भर रहता है? बताइए ट्यूब में गैस पर, ट्यूब में ठोस धातु प्रदीप्त पर, ट्यूब में द्रव या फिर ट्यूब में शीशा। तो बताइए ट्यूबलाइट से प्रकाश किस पर निर्भर रहता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्यूब में ठोस धातु। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्यूबलाइट से प्रकाश किस पर निर्भर रहता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ट्यूब में ठोस धातु प्रदीप्त जिसे कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है? बताइए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए एसिटिक अम्ल पाया जाता है, टारटेरिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए टमाटर में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो देखिए टमाटर जो होता है इसमें जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए टमाटर के साथ साथ पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग टमाटर और पालक दोनों याद रखिएगा, ये दोनों में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? बताइए मेथेनॉल है, हेक्सेनॉल है, एथेनॉल है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल है जो पेय के लिए उपयुक्त है? तो देखिए एथेनॉल जो है इसे आप लोग पी सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर सी एथेनॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्कोहल को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? बताइए एल्कोहल को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। बताइए इनवर्टेस है या फिर माल्टेस है, जाइमेज है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो देखिए ये जाइमेज है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जाइमेज जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? बताइए नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? बताइए लेंस को प्रतिरोपित किया जाता है, कार्निया को, पूरी आंख को, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो इसे कार्निया को प्रतिरोपित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है?
बताइए पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या होता है? बताइए पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए पीयूष ग्रंथि का कार्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए पीयूष ग्रंथि का कार्य जो होता है ये पुरुष के यौन अंगों को विकसित भी करता है और सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित भी करता है और शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित भी करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि जो है किसे कहा जाता है? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 है अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? बताइए अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? बताइए डिंब का निर्माण होता है, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है या फिर एस्ट्रोजन का स्राव होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो देखिए अंडाशय जो होता है इसके द्वारा जो है डिंब का निर्माण भी होता है, प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण भी होता है, एस्ट्रोजन का स्राव भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिंब का निर्माण, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव ये जो है अंडाशय द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गर्मियों में सफेद कपड़ा पहनना ज्यादा आरामदायक होता है, इसका रीजन बताइए क्या है? बताइए गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदायक होता है क्योंकि बताइए वे पसीना को अवशोषित करते हैं, वे आंखों के लिए सुखदायक हैं, वे उन पर पड़ने वाले ताप को परावर्तित कर देते हैं या फिर वे शरीर में स्थानांतरित ताप विकिरणित करते हैं। तो बताइए गर्मियों में सफेद कपड़ा पहनना ज्यादा आरामदायक होता है, इसका रीजन क्या है? तो देखिए वे जो होते हैं उन पर पड़ने वाले ताप को परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस पर जब धूप पड़ता है तो क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। एक रेलवे में दो क्रमागत पटरियों को उनके बीच अंतराल के साथ अंत से अंत तक जोड़ा जाता है क्योंकि बताइए चलती ट्रेन के भार को वहन करने के लिए वायु अंतराल आवश्यक है, गर्मी में रेल के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है, स्टील को बचाया जा सकता है, सर्दियों में संकुचन के कारण होने वाली दुर्घटना से बचा जा सकता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्मियों में रेल के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है क्योंकि बताइए जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है, इसका रीजन बताइए क्या है? बताइए कांच की विशिष्ट ऊष्मा कम है, बताइए कांच के विस्तार का तापमान गुणांक कम है, बताइए कांच ताप का कुचालक है इसीलिए गिलास की केवल आंतरिक सतह फैलती है, कांच के विस्तार का उच्च तापमान गुणांक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कांच जो होता है ये ताप का कुचालक है, कांच जो है ताप का कुचालक है इसीलिए गिलास की केवल आंतरिक सतह फैलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? बताइए मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है या फिर ब्यूटेन है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो देखिए ब्यूटेन ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं एथेन होगा इसका, नहीं ब्यूटेन ही होगा, ब्यूटेन इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो ये ब्यूटेन होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए एलपीजी के रिसाव का पता चल सके इसके लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? बताइए एलपीजी की रिसाव का पता करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो देखिए इसमें इथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है जिसका फार्मूला होता है C2H5SH होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इथाइल मरकप्टेन जो होता है एलपीजी के रिसाव का पता करने के लिए इसमें मिला दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है? देखिए कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है।
एक्रिलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। देखिए, टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान को कोडिंग के लिए किया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। तो देखिए, कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए प्रयुक्त है, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि सीडी बनाने के लिए जो है पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। हमको जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। देखिए, एक्रिलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। तो देखिए, यह स्टेटमेंट जो है गलत है। 33 का ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है क्योंकि जो होता है एक्रिलिक जो है इसको कृत्रिम ऊन कहा जाता है। ये कृत्रिम ऊन होता है न कि कृत्रिम रेशा होता है। रेयान को कृत्रिम रेशा कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यही जो है स्टेटमेंट जो है गलत है। देखिए, टेफ्लॉन का उपयोग जो है नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोडिंग के लिए किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। नॉन स्टिक बर्तनों में जो है क्या पाया जाता है, टेफ्लॉन पाया जाता है और इसी टेफ्लॉन का कोडिंग किया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है केवल यही स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है एल्केलाइड होते हैं। बताइए, एल्केलाइड होते हैं अम्ल जो कि पानी में घुलनशील है, अम्ल जो कि पानी में घुलनशील नहीं है, क्षार जो कि पानी में घुलनशील है, क्षार जो कि पानी में घुलनशील है। तो बताइए एल्केलाइड जो होते हैं ये क्या हैं। तो देखिए, एल्केलाइड जो है ये क्षार होते हैं और जो कि पानी में घुलनशील होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षार जो कि पानी में घुलनशील है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी। बताइए, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी। बताइए, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया था, रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस क्लीविंसन के द्वारा किया गया था, या फिर लिनस पॉलिंग के द्वारा किया गया था, या फिर ग्रेगर मेंडल के द्वारा किया गया था। तो बताइए, डीएनए के डबल हेलिक्स की संरचना की खोज जो है किसने की थी। तो देखिए, जेम्स वाट और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा जो है डीएनए डबल हेलिक्स की संरचना की खोज की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए, गुणसूत्र पर जिन की व्यवस्था होती है। बताइए, गुणसूत्र पर जिन की व्यवस्था जो है चक्रीय होती है, विसरित होती है, रैखिक होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, गुणसूत्र पर जिन की व्यवस्था जो है कैसी होती है। तो ये रैखिक होती है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है। बताइए, आनुवांशिकता जो शब्द है ये मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है। बताइए, शरीर रचना को संदर्भित करता है, अर्धसूत्री विभाजन को संदर्भित करता है, आनुवांशिकी को संदर्भित करता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, आनुवांशिकता जो होता है यह आनुवांशिकी को संदर्भित करता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा कि आनुवांशिकता के पिता कौन है तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है? आनुवांशिकी के पिता पूछेगा कौन है तो आनुवांशिकी के पिता जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इंद्रधनुष बनाने का कारण होता है। बताइए, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है। बताइए, पानी की छोटी बूंद में सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, पानी की बूंद के माध्यम से सूर्य के प्रकाश का विसरण, पानी की बूंदों का आयनीकरण, पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है। तो देखिए, इंद्रधनुष बनने का मेन कारण क्या है, पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन जो है इंद्रधनुष बनने का कारण है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होगी। बताइए, प्रकाश संश्लेषण की दर जो है किस रंग में सबसे अधिक होगी। बताइए, लाल प्रकाश में सबसे अधिक होगा, सफेद प्रकाश में सबसे अधिक होगा, नीले प्रकाश में सबसे अधिक होगा, या फिर पीले प्रकाश में सबसे अधिक होगा। तो बताइए, प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सबसे अधिक किस रंग में होता है।
तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है ये लाल रंग में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है। बताइए निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम कौन सा है। बताइए हवा है, जल है, माणिक है या फिर हीरा है। तो बताइए सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए हीरा है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरा जो है सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था। बताइए पहला आदमी वह कौन सा है जिसने चांद पर अपना पहला पैर रखा था। बताइए लियोनो है या फिर नील आर्मस्ट्रांग है या फिर माइकल कॉलिंस है या फिर जेम्स वैन एलन है। बताइए पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, तो ये देखिए कौन थे, ये नील आर्मस्ट्रांग थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रांग ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पार्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बताइए पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आर्विड कार्लसन को दिया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्विडन कार्लसन जो है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से किसका गलनांक अधिक होता है। बताइए निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे अधिक होता है। बताइए सोना का होता है, चांदी का होता है, सिलिकॉन का होता है या फिर तांबा का होता है। तो देखिए अगर पूछेगा सबसे अधिक गलनांक जो है निम्नलिखित में से किसका होता है, तो ये होता है सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन का गलनांक जो होता है 1414 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि तांबा का गलनांक जो होता है 1085 डिग्री सेल्सियस होता है, और सोने का गलनांक जो है 1064 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि चांदी का गलनांक जो है 961.8 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जल में कौन सा बंध पाया जाता है। बताइए मेटेलिक बंध पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बंध पाया जाता है या फिर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो बताइए जल में कौन सा बंध पाया जाता है। तो देखिए जल में जो होता है ये हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल में जो है हाइड्रोजन जल बंध पाया जाता है, और जल का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। ये तो आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। बताइए निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या जो है सबसे बड़ी है। बताइए लिथियम की है, बेरिलियम की है, बोरान का है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या जो है ये सबसे बड़ी है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है लिथियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, तो लिथियम की सबसे बड़ी है, और लिथियम का फार्मूला क्या होता है, C2H4 होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नहीं, लिथियम का फार्मूला नहीं होता है, एथिलीन का फार्मूला होता है C2H5। ये आप लोग इसमें C2H4 जो है ये लिथियम का है, एथियम का है, लिथियम का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। बताइए फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। बताइए इथेन का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, या फिर मेथिलीन का प्रयोग किया जाता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फलों को पकाने के लिए जो है किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथिलीन। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, और एथिलीन का फार्मूला हम बताए हैं C2H4 होता है। यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कभी कभी एथिलीन न देकर के C2H4 दे देता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि एथिलीन को C2H4 जो है कहते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी दे सकता है, तो इसे आप लोग पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है, फिर कीलक होती है। तो देखिए मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है ये खोखली होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है खोखली होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निःश्वासन के समय डायफ्राम हो जाता है।
बताइए निःश्वासन के समय डायाफ्राम हो जाता है, समतलाकार हो जाता है, गुंबदाकार हो जाता है, अभिलंबिकी हो जाता है, या फिर तिर्यक, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए निःश्वासन के समय जो है डायाफ्राम जो है एक गुंबदाकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब, बताइए नाड़ी गति रुक गई हो, हृदय गति बंद हो गई हो, आंख की पुतली स्थिर एवं फैल गई हो, तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो, उपयुक्त सभी तीनों तथ्य एक साथ मौजूद हो, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा जो है कब होती है। तो देखिए अगर नाड़ी गति जो है रुक गई हो तो ये भी बात बिल्कुल सही है, हृदय गति बंदी हो गई हो, आंख की पुतली स्थिर एवं फैल गई हो, तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी जब कंडीशन फॉलो करता है तब डॉक्टर लोग जो है मृत्यु की घोषणा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है, तारे टिमटिमाते हैं। बताइए तारे टिमटिमाने का रीजन क्या है। क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है पृथ्वी की गति के कारण, क्योंकि इनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता समय के साथ बदलती है, क्योंकि पृथ्वी से तारों की दूरी समय के साथ बदलती है। तो बताइए तारे टिमटिमाते हैं, इसका रीजन क्या है। तो देखिए क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बरसात के दिन में पानी की सतह पर तैरती छोटी तेल की फिल्में शानदार रंग दिखाती हैं, इसका कारण क्या है। बताइए बरसात के दिन में पानी की सतह पर तैरती छोटी तेल की फिल्में शानदार रंग दिखाती हैं, इसका कारण क्या है। बताइए विवर्तन है, ध्रुवण है, विक्षेपण है, या फिर व्यतिकरण है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा जो है इसलिए होता है क्योंकि व्यतिकरण की घटना के कारण जो है बरसात के दिन में पानी की सतह पर तैरती छोटी तेल की फिल्में जो हैं ये शानदार रंग दिखाती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की ही तैयारी करवाई जा रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसके आगे जो है फिर कल वीडियो आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।